प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर देवेंद्र पांडे, प्रवक्ता आचार्य इंटर कॉलेज बिस्वा सीतापुर आप सभी का रसायन विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ने पिछले लेक्चर के नोट्स और उसका होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, उसके यूजेज तथा साथ ही साथ हम लोगों ने लेड चैम्बर प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया था, उसकी डिटेल स्टडी हम लोगों ने की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण संपर्क विधि द्वारा प्रारंभ करेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का संपर्क विधि से निर्माण करने में उसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत जिसमें हम किस रिएक्शन का प्रयोग करके सल्फ्यूरिक एसिड को बनाएंगे उसका वर्णन करना है। उसके सेकेंड पार्ट में उसका नामांकित चित्र बनाएंगे तथा तीसरे पार्ट में उसकी विधि का वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत में शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड का वायु की अधिकता में प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसको अभी हम आगे समझाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन जाने के बाद इसको शांत सल्फ्यूरिक एसिड में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे ओलियम का निर्माण होता है, H2S2O7। ओलियम के निर्माण हो जाने के बाद इससे सल्फ्यूरिक एसिड की जिस सांद्रता को आपको प्राप्त करना होता है उसी अनुपात में हम डाइल्यूशन करके सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। अब सिद्धांत में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड की अधिक से अधिक यील्ड यानी उसकी उत्पादन सबसे ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। लास आतेलिये के नियम से हम लोगों ने इसको 11th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा है, किस प्रकार से साम्यावस्था को ये प्रभावित करता है। उसी के नियम से देखते हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ डेल्टा H नेगेटिव है, मतलब ये ऊष्माक्षेपी क्रिया है। ऊष्माक्षेपी क्रिया होने के कारण निम्न ताप पर अधिक से अधिक सल्फर ट्राइऑक्साइड का उत्पादन होगा, लेकिन अधिक से अधिक सल्फर ट्राइऑक्साइड के उत्पादन के लिए अनुकूलतम ताप 720 केल्विन होना चाहिए। मीन्स इससे अधिक ताप बढ़ाएंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रोडक्शन घटेगा, लेकिन इसके नीचे भी अगर जाएंगे आप तब भी सल्फर ट्राइऑक्साइड का प्रोडक्शन घटेगा। इसलिए इसको कहते हैं अनुकूलतम ताप। इस ताप पर SO3 का प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। दाब, इसका दाब 2 वायुमंडल दाब रखते हैं, मतलब इसका दाब बढ़ाने पर SO3 का उत्पादन अधिक होगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन की अधिक से अधिक सांद्रता रखते हैं और इस रिएक्शन में प्लेटिनम या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का उपस्थित होना आवश्यक है। यहाँ पर 2 उत्प्रेरक इसलिए आपको बताए गए हैं। प्लेटिनम ये चूंकि महंगा होता है इसलिए इसका विकल्प है वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। और प्लेटिनम की एक और कमी है, क्योंकि ये सब इसमें SO2 गैस जो हम आयरन पाइराइड को जलाने के बाद बनाते हैं तो वहाँ पर आर्सेनिक के अयस्क भी इसमें उपस्थित होते हैं, वो प्लेटिनम को निष्क्रिय कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको नोट कर दिया है, ये महंगा होता है और आर्सेनिक के यौगिक इस प्लेटिनम को निष्क्रिय कर देते हैं, इसलिए उसकी जगह पर वैनेडियम पेंटाऑक्साइड का चुनाव करते हैं। अब आप देखें, इसके नामांकित चित्र की तरफ हम लोग आते हैं। इस नामांकित चित्र पर आप देखें और आप अपनी कॉपी पर पेन के मदद से आप उसको स्केच करते चलें, जैसे जैसे मैं साथ में बता रहा हूँ। सबसे पहले बर्नर कक्ष। मैं एक बात आपको और स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। देखिए, कल विधि का वर्णन, जो शीर्ष कक्ष विधि का हमने वर्णन किया था, उसमें एक एक पॉइंट हमने अलग अलग लिख करके उसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं उसको विस्तार समझाया था। आज आपके लिए ये होमवर्क होगा। मैं
एक एक करके सारे स्टेप आपको समझाता हूँ, लेकिन विधि में वह पॉइंट वाइज आप नोट करते चलें, उसका वर्णन आप अपने आप घर पर अपनी नोटबुक में इसको लिखेंगे। वर्णन कक्ष में देखें, चाहे सल्फर जलाएं या आयरन पायराइड, जैसे कि हमने लेड चैम्बर प्रोसेस में भी लिखा था, इक्वेशन वहां दर्शाई थी। इसको जलाने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी और साथ ही साथ इसमें वायु का मिश्रण होगा। अब इस गैसीय मिश्रण को हम इस धूल कक्ष में भेजते हैं। धूल कक्ष में ऊपर से भाप प्रवाहित की जाती है, नीचे से गैस प्रवाहित की जाती है। उस गैस में जलाने पर जब हम आयरन पायराइड या सल्फर को जलाते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स जो उसमें उड़ते हैं, वो सभी स्टीम क्या करती है, उनको भारी करके वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं, तो डस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं। इसके बाद में हम आगे इसको शीतलक में यहाँ से गैस को भेजते हैं। देखिए यहाँ पर शीतलक में भेजने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर जलाने के बाद गैस बनी थी, तो इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसको ठंडा करके आगे हम प्रेषित करते हैं। अगला स्टेप होता है धावन कक्ष। यहाँ पर देखिए, इस कक्ष में पत्थर के टुकड़े भरे हुए हैं। ऊपर से फव्वारे से ड्रॉप वाइज H2O यानी पानी गिरता रहता है और निचले हिस्से से ये गैस इसके अंदर प्रवाहित होती है। इन पत्थर के टुकड़ों बीच से होते हुए धीरे धीरे गैस ऊपर उठती है। ऊपर से फव्वारे से धीरे धीरे पानी नीचे आता है, तो उसमें जो गैस में अशुद्धियाँ होती हैं वो सब घुल करके नीचे बैठ जाती हैं या निचले हिस्से में आ जाती हैं, और यहाँ पर SO2 और O2 का जो मिश्रण होता है वो अशुद्धियों से रहित हो जाता है। अब वो आगे बढ़ करके शुष्कन कक्ष में आता है। शुष्कन कक्ष में मतलब यहाँ पर हम गैस को शुष्क करेंगे। अब शुष्क करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आपने इससे पहले कक्ष में गैस की वॉशिंग की थी, यहाँ से पानी से उसकी धुलाई की थी, इसलिए उसमें नमी आ गई होगी। तो उस नमी को हमें दूर करना है, क्योंकि हमें शुष्क सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऊपर से शांत सल्फ्यूरिक एसिड फव्वारे से धीरे धीरे ड्रॉप वाइज गिर रहा है और नीचे से इस गैस को प्रवाहित करेंगे और धीरे धीरे इन पत्थरों के टुकड़ों के बीच से होते हुए गैस ऊपर जाएगी। उन्हीं से धीरे धीरे गैस शांत सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आएगा और उसमें से नमी को अवशोषित कर लेगा, और नमी को अवशोषित कर लेने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट रूप में नीचे आ जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का मिश्रण उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपको पहले भी मैंने बताया था, इनमें पत्थर भरने का मकसद केवल इतना होता है कि धीरे धीरे गैस इन जगहों से पास होते हुए ऊपर जाए और धीरे धीरे ही ऊपर से द्रव नीचे को आए, जिससे गैस और द्रव दोनों को आपस में संपर्क होने का अधिक से अधिक समय लगे, उसको अब्जॉर्प्शन का अधिक से अधिक मौका मिले, इसलिए ऐसी व्यवस्था करते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने आगे हम आर्सेनिक का शोधन करने के लिए शोधक कक्ष में आ गए हैं। देखिए इस तरीके से सेल बनी हुई है, उनके ऊपर फेरिक हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। ये यहाँ से जैसे ही SO2 और O2 का मिश्रण आगे बढ़ता है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको अवशोषित कर लेता है। आर्सेनिक की अशुद्धियों को अवशोषित करने के बाद अब आगे हम गैस को यहाँ पर प्रेषित करते हैं और उसको परीक्षण कक्ष से या परीक्षण बाक्स से होते हुए तब संपर्क कक्ष में भेजते हैं। देखिए जो ये परीक्षण बाक्स लगाया गया है, इसका यहाँ पर जो गैसीय मिश्रण पास होता है उस पर प्रकाश के तीव्र किरण डाल करके इसमें चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उसमें डस्ट पार्टिकल तो नहीं है। अगर डस्ट पार्टिकल हैं तो उनको फिर से हम डस्ट फ्री करते हैं, अदरवाइज हम सीधे सीधे इस गैसीय मिश्रण को संपर्क कक्ष में भेज देते हैं। देखिए संपर्क कक्ष जो होता है, यहीं पर ये आयरन का बना बॉक्स है। इसमें देखिए ये बहुत पतली पतली नलियां होती हैं, जिनके अंदर नलियों में प्लेटिनम या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक इनमें भरा रहता है और इन्हीं नलियों से होकर के SO2 और O2 पास होता है। ये जो इसका अनुकूलतम टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर और प्रेशर ये यहाँ पर मेंटेन रखते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण
जब यहाँ से पास होता है, यही दोनों गैसें एक दूसरे के संपर्क में आकर के SO3 गैस बना लेती है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस बन गई है, इसको हम अंतिम चरण में मतलब अवशोषक कक्ष में ले जाते हैं। ये यहाँ पर अवशोषक कक्ष है। अवशोषक कक्ष, अवशोषक कक्ष में अंततः इसको हम ले जाते हैं। देखिए ऊपर शांत सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप गिर रहा है, नीचे से SO3 गैस जाएगी और एक दूसरे में वो घुल करके H2SO7 मतलब ओलियम का निर्माण हो जाएगा। और जो बेकार की गैसें हैं, जो अब कोई इनका काम नहीं, जो बेकार की गैसेस बचेंगी, वेस्ट गैसेस, ये इसको अपर पार्ट से हम उसको बाहर निकल जाने देते हैं। तो इस प्रकार से इसका ये नामांकित चित्र हो गया। इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया किस तरीके से आपको किस स्टेप पे जाना है। इसको अपनी नोटबुक पर 1 बाय 1 लिख करके उसका डिटेल आप उसी तरीके से नोट करेंगे जैसे पिछले टर्न पे मैंने शीर्ष कक्ष विधि में वर्णन किया था। अब आप देखें कि अब हम इनकी कुछ गुणों के ऊपर आते हैं। गुणों में सबसे पहले आप देख लीजिए, ये रंगहीन गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा द्रव इसलिए होता है क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो उनमें अणुओं में एसोसिएशन स्ट्रांग हो जाती है, नज़दीकी बढ़ जाती है, इसलिए उसका द्रव गाढ़ा होता है। आप सभी ने लेबोरेटरी में देखा होगा, शांत सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा होता है। दूसरी चीज़ है, शांत सल्फ्यूरिक एसिड संक्षारक होता है। अगर आपकी त्वचा पे गिर जाए तो फफोले पड़ जाते हैं और जलन महसूस होती है, क्योंकि शांत सल्फ्यूरिक एसिड जो आपकी स्किन में जो नमी होती है उसको अवशोषित करने लगता है, इसीलिए उसमें आपको त्वचा पर जलन महसूस होती है। साथ ही साथ आप लोगों ने यह भी कई बार देखा होगा कि वो सल्फ्यूरिक एसिड आपकी लेबोरेटरी में आपकी कॉपी या कॉटन की शर्ट के ऊपर गिर जाता है तो वो ब्लैक पड़ जाता है, क्योंकि वो वहाँ से नमी अवशोषित कर लेता है। अब रिएक्शन पार्ट में इसको हम आपको समझाएंगे। अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड जब भी हम इसको डाइल्यूट करना चाहते हैं तो कभी भी शांत सल्फ्यूरिक एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं। करते ऐसा है, अधिक पानी लेकर के उसमें धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं और उसको लगातार मिलाते रहते हैं, क्योंकि जब हम डाइल्यूशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर उत्पन्न होता है, इसलिए धीरे धीरे मिलाते हैं और कभी भी एसिड में पानी नहीं मिलाते हैं, जबकि पानी में धीरे धीरे एसिड मिलाते हैं, उसको हिलाते रहते हैं, इस प्रकार उसका डाइल्यूशन करते हैं। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है तो ये एसिड है। एसिड है का मतलब अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जल में विलय होकर के हाइड्रोनियम है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अम्ल होते H+ देते हैं, लेकिन जलीय विलयन में जो प्रोटॉन होते हैं H+ जल के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब देखिए, जब ये अम्ल है तो निश्चित है क्षार के साथ या क्षारीय ऑक्साइडों के साथ में, उनके साथ में मिल करके लवण बनाएगा। एक मैंने सिंपल एग्जाम्पल देखे लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में कैल्शियम सल्फेट और जल बना रहा है, लवण और जल बन गया है। तो कोई भी क्षार लेकर के या कोई भी धातु ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, सबके साथ हम रिएक्शन लिखेंगे तो उसमें लवण और जल ही बनेंगे। अब हम धातु लवणों पे आते हैं। देखिए, ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है। 11th क्लास में हम लोगों ने अम्लीय मूलकों का परीक्षण लेबोरेटरी में किया है, उसको ठीक से पढ़ा है। तो देखिए, जितने भी यहाँ पर धातु लवण हैं जो हम लोगों ने लेबोरेटरी में किए हैं, अम्लीय मूलकों में कुछ डाइल्यूट के साथ किए थे, कुछ सांद्र के साथ किए थे। तो आप इनमें से प्रत्येक मूलक का एक एक लवण सेलेक्ट करके, जो आपको याद भी होगा प्रैक्टिकल में आपने स्टडी की थी, उनकी सभी की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के जो साथ में इन लवणों की रिएक्शन करके आप उनको ध्यान से समझेंगे कि इसमें कौन सी गैस निकल रही है और उसकी प्रकृति क्या है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। अगले स्टेप में हम सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीकारक गुण पर आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड
नाइट्रिक एसिड जितना तो नहीं प्रबल ऑक्सीकारक है, लेकिन उससे मध्यम ऑक्सीकारक होता है। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड तो अगर इसको हीटअप किया जाएगा तो इसमें से जल के साथ SO3 गैस निकलेगी। SO3 गैस SO2 में कन्वर्ट होकर के एक नवजात ऑक्सीजन SO2 सल्फर और नवजात ऑक्सीजन में विभक्त हो जाते हैं, या ऐसा कह लीजिए ये नवजात ऑक्सीजन देते हैं। यही नवजात ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का कार्य करेंगे। अब हम आपको एक एक करके इसके ऑक्सीकारक गुणों की चर्चा करेंगे, उनकी रिएक्शंस को समझाएंगे। अब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के अन्य प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीकारक गुण ये प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि धातुओं के साथ में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें देखें जो आदर्श धातुएं होती हैं, नोबल मेटल्स होते हैं, वो क्रिया नहीं करते हैं। अब इसमें हम जो अन्य धातुएं हैं उनको दो पार्ट में कर लेते हैं, अधिक सक्रिय धातुएं और कम सक्रिय धातुएं। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जानते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर वाले अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं, हाइड्रोजन के नीचे वाली कम सक्रिय धातुएं होती हैं। तो अब यहाँ देखें जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं वो डाइल्यूट और ठंडे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगी। धातु का सल्फेट बनेगा और उसकी हाइड्रोजन साथ में गैस उत्पन्न होगी। जबकि दूसरे साइड में अगर कम सक्रिय धातुएं हैं तो वो गर्म और शांत सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में धातु का सल्फेट बनाएंगे तथा साथ में SO2 गैस उत्पन्न होगी। अब यहाँ देखें, ये हमने आपको यहाँ कुछ और धातुएं लिख रखी हैं, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये होमवर्क रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखी हुई है उसी तरीके से इसकी भी आप लिखेंगे। यहाँ पर देखिए तमाम सारी धातुएं हमने लिख रखी हैं, बाकी के साथ में आप इक्वेशन कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ ऐसी भी धातुएं होंगी जो डाइल्यूट और ठंडे के साथ में भी रिएक्शन कर लेंगी और शांत और गर्म के साथ भी रिएक्शन करेंगी। तो देखें उसमें भी वही विभाजन होगा, ठंडा और तन होगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, और शांत और गर्म होगा तो उसमें SO2 गैस उत्पन्न होगी। पहले भी हम आपको ऑक्सीकारक गुणों में आपको किसका ऑक्सीकरण होता है, कैसे अपचयन होता है, हमने विधिवत आपको समझाया है। जल्दी से एक बता देते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था इसकी 0 है, यहाँ देखिए इसकी +2 हो गई है, इसका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉपर में भी आप देख लेंगे। अब हम अधातुओं के साथ में उपधातुओं के साथ में देखते हैं। उपधातुओं के साथ आर्सेनिक एंटीमनी, यहाँ पर देखिए एक रिएक्शन मैंने दिखाया है कि किस तरीके से आर्सेनिक को आर्सेनिक सल्फेट में बदल दिया है, SO2 गैस निकली है। इसी तरीके से कॉपर, फास्फोरस और सल्फर के साथ में भी अधातुओं के साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, इसका ऑक्सीकरण होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क में हम छोड़ते हैं, इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी आप देखें, निर्जलीकरण गुण, डिहाइड्रेशन। देखिए जो शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो पानी को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार से पहले भी मैंने बताया था कि कॉटन की शर्ट के ऊपर या आपकी कॉपी किताब लेबोरेटरी में जाते हैं तो ब्लैक पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है, देखें यहाँ मैंने सुक्रोज का एग्जाम्पल लिया है, चीनी, कार्बोहाइड्रेट, शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति, जैसे उसमें चीनी पर शांत सल्फ्यूरिक एसिड आप डालेंगे वो काली पड़ जाती है। शांत सल्फ्यूरिक एसिड पानी को अवशोषित कर लेता है, यानी निर्जल कर देता है, केवल वहाँ कार्बन बचता है। कार्बन आप जानते हैं काला होता है, इसलिए वो ब्लैक पड़ जाता है। वही कॉटन की शर्ट के साथ भी होता है, वही आपकी कॉपी के ऊपर गिर जाता है, तो कॉपी के साथ यही होता है, पानी अवशोषित कर लेता है और केवल जल बचता है। अब इसके हम उपयोग के ऊपर आते हैं। उपयोग में ये प्रयोगशाला का बहुत महत्वपूर्ण अभिकर्मक है, सल्फोनीकरण में काम आता है, निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में भी काम आता। उद्योगों में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, उर्वरक बनाने में बहुत उपयोग होता है, विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग होता है, बहुत सारे इसके उपयोग हैं।
हमने तो कुछ यहाँ पर ही वे ले रखे हैं, इसीलिए मैंने आपको इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही बताया था। इसको किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, अम्लों का राजा। इसकी सबसे ज़्यादा उपयोगिता होती है। इस प्रकार से हम सल्फ्यूरिक एसिड पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसको समाप्त करने के बाद में अब हम पी ब्लॉक के तत्वों में अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब वर्ग नंबर 17। वर्ग नंबर 17 को हम लोग हाइड्रोजन परिवार कहते हैं। हाइड्रोजन परिवार वर्ग नंबर 17 क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेसाइन, इतने इसमें तत्व उपस्थित होते हैं। अब इसका हैलोजन नाम क्यों पड़ा है? हैलोजन नाम, चूंकि जो हैलोजन होते हैं सभी समुद्री लवणों से उत्पन्न होते हैं या गैर समुद्री लवण उत्पन्न करते हैं, इसीलिए उसके नाम से इसका हैलोजन नाम पड़ा है। इसकी उपस्थिति, उपलब्धता क्या होती है? देखिए, क्योंकि जो हैलोजन्स होते हैं वो बहुत ही क्रियाशील होते हैं, इससे प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये सभी यौगिक रूप में पाए जाते हैं और एस्टेटिन और टेनेसाइन यह रेडियो एक्टिव विघटन के बाद में प्राप्त होता है। जो प्रकृति में इनकी उपस्थिति है उनमें फ्लोरीन की मात्रा सबसे ज़्यादा और आयोडीन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। जो फ्लोरीन होता है वो खनिज में, जल में कैल्शियम क्लोराइड के रूप में, हड्डी, दांत, वनस्पतियों में से सब में पाया जाता है, तो फ्लोरीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके अलावा जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल में और बाकी हैलोजन पाए जाते हैं। जो चट्टानी लवण होता है उसमें से, चट्टानी लवण से भी हम हैलोजन्स को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से इसके उपस्थिति के बाद अब हम लोग हैलोजन के सामान्य गुण के ऊपर आते हैं कि इसके हैलोजन के सामान्य गुण किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर आते हैं। देखिए, जो हैलोजन होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा कह लीजिए इसकी संयोजी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 होता है। यह इसकी भौतिक अवस्था पर अगर हम देखेंगे, F2 और Cl2 ये दोनों गैसीय माध्यम में है, गैसीय अवस्था में है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है तथा आयोडीन ठोस होता है। जबकि अगर हम इसके धात्विक और अधात्विक गुण की तरफ देखें तो वैसे तो सभी ये अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स हैं, लेकिन आयोडीन सॉलिड होता है, उसमें एक विशेष चमक भी होती है, चूंकि ठोस अवस्था में होता है। और ये कुछ जो हम इसके इंटरहैलोजन कंपाउंड होते हैं उसमें आयोडीन प्लस आई अवस्था में भी पाया जाता है। तो हमें कह सकते हैं आयोडीन अधातु होते हुए भी कुछ उसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं। अब इस पॉइंट के बाद में अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी आपको अपने हैलोजन परिवार के इंट्रोडक्टरी पार्ट में उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसकी भौतिक अवस्था और उनके धात्विक गुण को बताया। अब हम लोग उसकी परमाणु और आणविक त्रिज्या पे आते हैं। देखिए, जब हम हैलोजन्स में देखेंगे कि आवर्त सारणी में जिस वर्ग में जो भी हैलोजन है तुलनात्मक उसका आकार सबसे छोटा होता है। इसका कारण क्या होता है कि अपने आवर्त में उनका सबका प्रभावी नाभिकीय आकर्षण या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे अधिक होता है। इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हम हाइड्रोजन पे पहुंचते हैं उसका आकार न्यूनतम हो जाता है। अगर हम टॉप टू बॉटम करेंगे, फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे, तो आप देखेंगे ऊपर से नीचे जाने पर एक एक करके उसमें कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी और उसका आकार बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पर उसकी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। अब आप देखें आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी मीन्स उसके परमाणु से अतिरिक्त बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है वो एंथैल्पी। इसकी बहुत ही आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। इसका कारण क्या, मैंने पहले बताया भी, छोटा आकार।
नाभिकीय आकर्षण बहुत प्रबल होता है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक एंथैल्पी की आवश्यकता होती है। अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, फ्लोरीन से लेकर के नीचे आयोडीन तक जाएंगे, तब देखेंगे धीरे धीरे करके उसमें त्रिज्या बढ़ रही है, साइज बढ़ रहा है, इसलिए आयनन एंथैल्पी के मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन्स की सबसे अधिक होती है, उसमें भी फ्लोरीन की सर्वाधिक होती है। इसको आपको याद रखना है कि फ्लोरीन हैलोजन्स में सबसे छोटे साइज का होता है, उसमें नाभिकीय आकर्षण प्रबल होता है, इसलिए साइज छोटे होने के कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो फ्लोरीन टू आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी ये भी बहुत उच्च होती है। अब आप देखिए, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आप लोग नजर डालें। देखिए जो हैलोजन्स होते हैं उनके P5 इसका विन्यास होता है, उसमें फुलफिल्ड कंडीशन से देखिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो जो हैलोजन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, वो चाहते हैं कोई इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हमारा जो कन्फिगरेशन है वो फुलफिल्ड यानी अक्री गैसों जैसा हो जाए। तो जो हैलोजन्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इनकी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी उच्च होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, हैलोजन्स में यहाँ देखेंगे तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्लोरीन से कम होती है, जबकि अधिकतम होनी चाहिए इसकी। इसका कारण क्या है? फ्लोरीन का बहुत छोटा साइज और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व। छोटे साइज होने के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत घने लगे रहते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन जो भी उसके नजदीक आने वाला होता है उसको प्रतिकर्षित करने लगते हैं, उसके प्रतिकर्षण से उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम हो जाती है। इसी से संबंधित अब हम उसके आपसी कारक गुण पे आ जाते हैं। देखिए जो आपसी कारक गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उसकी क्षमता अधिक होती है, तो इसलिए प्रबल आपसी कारक है। फ्लोरीन टू आयोडीन की आपसी कारक गुण घटेगी। आपसी कण अवस्था -1 से लेकर के +7 तक प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन केवल -1 आपसी कण अवस्था में उपस्थित होता है। बंध वियोजन एंथैल्पी, बंध वियोजन एंथैल्पी में आप देखेंगे जो बंध वियोजन एंथैल्पी होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लोरीन टू आयोडीन घटनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन में देखिए इसकी फ्लोरीन में अधिकतम होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे घटनी चाहिए, लेकिन देखिए फ्लोरीन में इसकी जो बंध वियोजन ऊष्मा है वो कम होती है। इसकी वजह क्या है? यह इलेक्ट्रॉन इसमें जो रिपल्सन होता है, और दूसरी चीज जो होता है डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण p पाई और d पाई इसमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए FF बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। अब हम लोग फ्लोरीन के असामान्य व्यवहार पर चर्चा कर लेते हैं। छोटा आकार, उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, FF के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है उसका निम्न होना, और डी ऑर्बिटल की अनुपस्थिति के कारण ये अन्य हैलोजन से अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे सभी के जो कैल्शियम लवण होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, लेकिन जो कैल्शियम क्लोराइड होता है यानी फ्लोरीन का कैल्शियम लवण ये जल में विलेय होता है। सभी एक से अधिक ऑक्सो अम्ल बनाते हैं, ये केवल एक ही ऑक्सो अम्ल बनाता है। फ्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बाकी सभी की 1 से अधिक होती है, -1 to +7 तक होती है। HF इसका हाइड्राइड होता है, ये द्रव अवस्था में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण द्रव अवस्था के कारण यह दुर्बल अम्ल होता है, जबकि अन्य सभी प्रबल अम्ल होते हैं। इस प्रकार से इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। कुछ और विशेष इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।